बहुत कॉमन सवाल है जो सब पूछते हैं कि आखिर राइपनिंग चेम्बर की जरूरत ही क्यों पड़ गई। अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है कि राइपनिंग चेम्बर नाम की कोई चीज होती भी है। डायरेक्ट पकी हुई चीज कोई भी अपन पेड़ से तोड़ के वहीं तो खा सकते हैं, पर वहां से यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या सभी फलों के साथ होता है क्या? सभी फलों के साथ होता है। वो सब कहने की बात है कि हम पेड़ से तोड़ के लाए हैं। कुछ कस्टमर का ये भी सवाल आता है कि यार ये केले में बहुत ज्यादा पीला लग रहा है, कोई कलर किया हुआ है इस पे। ये ऐसा तो नहीं है केमिकल से पका हुआ है? केमिकल से पकाया जाता था। कोई बोलता है केमिकल में आज डुबाया और कल पीला हो गया, ये सब फेक है। जब ये केला फील्ड में जब कटता है उसके पहले इसको धोया जाता है अच्छे से, तो कौन सा पानी होता है? उसमें फिटकरी डाली जाती है और शैम्पू भी। नमस्कार दर्शकों, ग्रोसिफाई के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास आए हैं ऐसे व्यक्ति जो अपना राइपनिंग चेम्बर चला रहे हैं जिसमें वो केला पकाते हैं, और मैं उनको बहुत समय से जानता हूं। उन्होंने छोटे से स्तर से चालू किया था और आज बहुत बड़े लेवल पे केला पका के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। किराए के चेम्बर पे वो काम करते थे, आज खुद का चेम्बर लिया उन्होंने और आज के टाइम में उनके पास 2 चेम्बर हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, श्री रवि बिरला जी का। तो बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी जर्नी है बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट हुई है। मैं स्टार्टिंग में ऑटो चलाता था जी। ऑटो से फिर मुझे एक समय ये केले छोड़ने का भाड़ा मिला। धीरे धीरे उसमें काम करता रहा, उसी में फिर धीरे से मेरे को आइडिया आया कि यार क्यों ना अपन भी पका के सेल करें पहले। फिर उसके लिए मैंने कहा फेल भी हो सकते हैं, तो पहले अपन ने डायरेक्ट खरीद के रेडीमेड पका हुआ माल खरीद के सेल किया। हमने अच्छा चला काम, तो फिर अपन ने पकाना स्टार्ट किया। फिर रेंट के चेम्बर में गए, रेंट का चेम्बर लिया, उसमें पकाया, सेल करा। तो धीरे धीरे करके आज खुद के 2 चेम्बर कर लिया हमने। जी। तो अभी आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग करी, तो आपने पहले रेंटेड चेम्बर से शुरुआत करी। रेंटेड चेम्बर से। तो आपके पास में इतना अंदर से साहस फिर आपने कैसे जुटाया कि मैं अपना खुद का चेम्बर चलाता हूँ? क्योंकि चेम्बर लगाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उसकी व्यवस्था कैसे करी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार मैं चेम्बर अगर लूंगा तो चलाऊंगा? क्योंकि कंपटीशन उस टाइम पे भी था, कंपटीशन आज भी है। तो आपको क्या दिमाग में आया कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं, रेंट से चला करके जो है मुझे जानकारी मिल गई थी कि नहीं अपन चला सकते हैं। इतनी सेल हो गई थी, हमारी सेल अच्छी खासी थी। उसके बाद में यहाँ सोचा कि इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन। तो कुछ मार्केट से, कुछ बैंक से लोन लेकर के, कुछ अपने पास से, ऐसा टोटली इन्वेस्ट करने के बाद में काम स्टार्ट करा। तो आज की तारीख में आपके राइपनिंग चेम्बर में कितना केला पकाते हैं आप? आज की तारीख में एक दिन में 10 टन। जी। 10 टन माल पकाते हैं और होलसेल में सेल करते हैं। होलसेल में पूरा सेल करते हैं? होलसेल में। तो आपका क्या कोई ब्रांड भी है? ब्रांड नहीं है, बस बिरला फ्रूट नाम से फर्म है हमारी। जी। उसी नाम से शुरू से चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज एक और, जैसे 2 चेम्बर है हमारे, तो दूसरा भी हमारा एसबी फ्रूट्स के नाम से भी हमारा एक फर्म है। जी। 2 फर्म चल रहे हैं हमारे। तो इसमें अभी हम देखते आए हैं कि पहले एक समय था कि इंदौर में टॉप क्वालिटी का केला हमको खाने को नहीं मिलता था। हमको हमेशा छोटा केला खाने को मिला है। पर अभी हम आजकल देख रहे हैं कि अच्छे केले भी मार्केट में आने लगे हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी के। तो इसी कारण से आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग भट्टी लगा के पकाते थे, कहीं भी बाहर भट्टी लगा लेते थे। फिर पहले कार्बाइड से पकता था, केमिकल से पकता था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब अच्छे तरीके से गैस से पकाया जाता है, तो उससे स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान नहीं है और क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है हर आदमी। क्योंकि अब इंदौर शहर में लोग क्वालिटी देख रहे हैं, पैसे को इतना मायने नहीं रख रहे हैं कि पैसा 2 पैसा ज़्यादा खर्च कर देंगे पर चीज़ खाएंगे क्वालिटी वाली। जी। तो इंदौर में भी अच्छी चीज़ें लोग खा रहे हैं, तो फिर हम लोग भी आगे से अच्छी चीज़ परचेस कर सकते हैं। जी। नहीं तो ये जब अपना राइपनिंग चेम्बर में जब केला अच्छा पकने लगा है, अच्छा रेट हमको इंदौर में मिलने लगा है, तो इससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसानों को भी हो रहा है, क्योंकि जब रेट यहाँ पे बढ़ता है तो आप जब किसानों के पास से केला खरीदते हैं तो उनको आप ज़्यादा रेट देते हैं। सीधी सी बात है। जिस किसान के पास अच्छे क्वालिटी का माल है, अच्छी क्वालिटी का है, और हमको लग रहा है कि नहीं ये माल अपने को लेना ही है, यही चाहिए अपने को,
तो फिर उसको 2 पैसे ज़्यादा भी दे करके लेंगे। तो अभी आपका केला कहाँ से आ रहा है? अभी हमारा आ रहा बड़वानी क्षेत्र। बड़वानी क्षेत्र से आ रहा है। तो बड़वानी में आपको कभी केले में कोई समस्या का कभी सामना करना पड़ा? समस्याएं आती रहती है, कभी माइनर सी प्रॉब्लम आती रहती है, बारिश में लालपन की शिकायत रहती है, फिर बारीक बारीक टिपकियों की शिकायत रहती है, तो फिर वो माल हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, हम फ्रेश ही खरीदते हैं। देखिए, हमारा आज एक चेम्बर के ओनर को बुलाने का कारण यही है, क्योंकि जब हम भी किसानों से केला परचेस करते हैं और चेम्बर में जब देते हैं तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी शिकायतें रहती हैं। कभी कभी किसान हमको बोलता है कि यार रेट नहीं मिल पा रहा है, आपने ये केला नहीं काटा, आपने वो केला नहीं काटा। फिर एक तरफ हमसे फिर व्यापारी शिकायत करता है कि यार केले में कलर नहीं आ पा रहा है, आप इस टाइप का केला ना लगे दें। तो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो बीच की कड़ी है उसको हम जोड़ना चाहते हैं, किसान और व्यापारी की, कि व्यापारी यहाँ पे आपको खुद सलाह दे रहा है कि आप कैसे केला का उत्पादन करें, क्योंकि व्यापारी जब माल खरीदेगा तभी किसान माल अच्छा बनाएगा और इनकरेज होगा और केला लगाने के लिए। हमारा मेन रीज़न आज एक चेम्बर ओनर को बुलाने का यही है कि किसान भी उस बात को समझें कि अगर व्यापारी आपके कहने अनुसार कोई भी केला उठा के काट के गाड़ी भर लेगा तो उसको आगे उसको बेचने में दिक्कत आती है, और अगर व्यापारी को माल बेचने में दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली ये फिर जो भी चेन में जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप केले के खेत में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें कि केले का उत्पादन अच्छा हो। तो अभी हम देखते हैं कि जब केले की कटिंग होती है तो जो लेबर केले का लुंगर अपने कंधे पे उठा के लाता है, हाँ, तो बहुत बार तो मैंने स्वयं देखा है कि 2-2, 3-3 लुंगर एक साथ उठा के लाता है, और फिर हम चेम्बर में देखते हैं कि जब वो केला पकता है तो उस पर स्क्रैच के निशान जो रहते हैं वो काले हो जाते हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा राय दीजिए किसानों को। वही चीज हमें दिक्कत देती है। जो केले के लुंगर मजदूर जब बाहर लेकर आता है अंदर से, तो 2-2 झाड़ लेकर आता है, एक झाड़ के ऊपर दूसरा झाड़ रखा, तो वो सीधी सी बात है वहां से यहाँ तक आने में कई बार ऐसे घिसके जो है स्क्रैच बनेंगे। फिर नीचे लाके रखता है, वहाँ स्क्रैच लगते हैं, फिर पूरी जो भरने की उनकी प्रक्रिया है उसमें भी स्क्रैच लगते हैं। तो वो कमी उन लोगों को सुधारना चाहिए। किसान का क्या है कि जो फूल वगैरह जो रहते हैं वो समय से तोड़वा लेना चाहिए, अभी कोई तोड़ता नहीं है। बाकी जो बाहर एक्सपोर्ट वाले केले जो दूसरे बाहर के किसान जो कर रहे हैं वो पहले ही उनका फूल निकाल देते हैं। दूसरा अपने यहाँ के किसान है कोई टाट बोरी लपेट देते हैं, फिर वो पत्ता अड़ा देते कि भाई छांव लगे, धूप नहीं लगे। तो उसके पहले मेरे हिसाब से उसमें बैग लगा देना चाहिए, ताकि हाँ बंच कवर, ताकि वो क्या है पत्ता जब सूख के कड़क हो जाता है उसके स्क्रैच नहीं लगे जी। और फिर जब व्यापारी आता है और जब आपका माल लेकर जाता है, तो जब मजदूर माल लेके जाता है तो मजदूर इतना ध्यान नहीं रखता है कि यार मैं जो झाड़ लेकर जा रहा हूँ तो वो किस पत्ते से टच होके जा रहा है, किस झाड़ से टच होके जा रहा है, तो वो स्क्रैच ले करते हुए पूरा बाहर लेकर जाता है। जब वो माल व्यापारी के पास पहुंचता है तो वो फिर बोलता है अगली बार इस बगीचे में से माल मत देना मुझे, इस बगीचे का माल में सफाई नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो गाड़ी भर रहा है, जो व्यापारी या जो दलाल गाड़ी भर रहा है, ये उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि किसान को तो एक बार रेट मिल गया तो आप तो माल काट लो, पर नेक्स्ट टाइम में किसान का नुकसान है ना। हाँ, पर इसमें नेक्स्ट टाइम में किसान का नुकसान है। अगली बार व्यापारी क्या बोलेगा कि इस बगीचे से मतलब अब जो बीच में दलाल है, व्यापारी है, जो उसे नहीं है समझ में आता कि गलती कहाँ है, उसको तो यही लगता है कि यार हाँ वो बगीचे का माल नहीं भरना है। ठीक है, फिर नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। अच्छा, कुछ किसान खर्चा नहीं करना चाहते इसलिए कि यार भाव नहीं मिलता है, कई बार एकदम डाउन हो जाता है भाव, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही डाउन रहेगा जी। जब तेजी रहती है तो और डाउन भी रहा तब भी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहती है कि अच्छा माल किसके बगीचे में जी, उस बगीचे का माल पहले काटेगा आदमी, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। जो बैग लगाते हैं ना अपन जी, वो पता नहीं कितने का आता है, 10 रुपए के आसपास आता होगा मेरे हिसाब से, और अगर डबल यूज हो जाता है, ट्रिपल यूज हो जाता है तो फिर करना चाहिए जी। तो किसानों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप क्वालिटी पे अगर फोकस कर रहे हैं तो आप केले का रेट पे इतना ध्यान ना दें। मतलब बात वो भी सही है कि अगर आपको उतना भाव मिल नहीं रहा है तो आप क्यों खर्चा करें, लेकिन क्वालिटी से क्या होता है कि आपके किसान के तौर पे आपकी एक ब्रांड वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर आप कम रेट है, ज़्यादा रेट है, क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं, आपका माल व्यापारी तक पहुंच रहा है, तो व्यापारी को मालूम है कि यार ये केला मेरे को चाहिए, वो
ब्रोकर को यही बोलेगा कि यार जहाँ से माल भरा था पिछली बार वहीं से माल लेके आना। तो अगर मार्केट में रेट 19 भी है और अगर आप माल की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो तो आपको 1 रुपये ज़्यादा मिल सकता है। अब इसमें रवि भाई क्या होता है कि जब भी रेट कम रहता है तो किसान ऑलरेडी परेशान रहता है कि यार रेट है नहीं, हाँ। मैं बंच कवर भी लगा दूं, हाँ। है ना। फिर अब कभी 4 या 5 रुपए किलो जब कच्चे केले का रेट होता है तो पहले से बहुत डिमोटिवेटेड होता है। तो अब वो क्या करे कि मतलब किस तरीके से वो केला लगाए कि उसको साल भर अच्छा रेट मिले उस केले का। उसके लिए तो कोई इलाज है नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आज से साल भर बाद में क्या स्थिति रहेगी किसी को नहीं मालूम। मान लो सभी ने सोचा कि यार मैं एग्जाम्पल नवरात्रि के टाइम पे माल निकले तो मुझे रेट अच्छा मिलेगा, और सभी लोगों ने लगा दिया उसी हिसाब से, और सबका एक साथ नवरात्रि में माल निकला, ठीक है, फिर भी रेट नहीं मिलना है। ठीक है। तो केला ऐसा लगाए, और केले की खेती तो अधिकतर मेरे हिसाब से उस किसान को करना चाहिए जो साल भर के लिए पार्ट में केला लगाए। हाँ, मेरा इसी से एक सवाल आता है कि आपने बिल्कुल सही बोला कि आप केले अगर आपके पास 12 एकड़ खेत है तो अब 3-3 एकड़ में लगा दो, अलग अलग टाइम में केला 3-3 में लगा दो, 2-2 में लगा दो, 12 महीना आप केला बेचो आपके फार्म से, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा भाव मिलेगा कि वो पूरे 12 महीने का एवरेज बराबर पर इसमें मैं आप किसान की तरफ से एक बात बोलना चाहूँगा कि 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ में केला लगा तो देगा, पर केला उसको वो 3 एकड़ में पूरा केले का उत्पादन एक ही टाइम पे हो। हाँ, क्योंकि अगर 10 टन 12 टन माल तैयार है तभी बड़ी गाड़ी भराएगी आपके पास, वरना आपको छोटी गाड़ी भरनी पड़ेगी। सही है। 3 एकड़ केले में बहुत समस्या आती है। मैंने खुद ने एक बार अपने खेत पे 12 एकड़ खेत में 4-4 एकड़ करके 3 भागों में केले लगाए थे। ट्रीटमेंट भी अच्छे किया था, केयर भी अच्छी करी, सब बढ़िया करा था, लेकिन हुआ ये था कि अब मेरी बड़ी गाड़ियां भराना बंद हो गई थी। रेट भी अच्छा है, लेकिन जब मेरे पास 10 टन माल तैयार ही नहीं है तो मैं बड़ी गाड़ी को बुला के माल दूंगा कहाँ से। फिर छोटी गाड़ी को बुला के 6 टन 7 टन 8 टन इस तरीके से माल दिया मैंने। तो अब किसानों को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि उनका माल एक साथ आए। एक साथ ही तो नहीं लाना है, नहीं 3 एकड़ की बात कर रहे हैं हम, कि 3 एकड़ में तो माल एक साथ लाने की जरूरत है ना उसको। हाँ, 3 एकड़ के हैं तो 3 एकड़ में मुझसे ज़्यादा जो पौधे बेचने वाले हैं जी, जैन टिश्यू कल्चर है, और भी है एक अपने बड़वानी में भी है कोई भाई, तो ये मेरे से ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे कि जहाँ तक मैं जानता हूँ एक समय में ज़्यादा भुट्टे जो तोड़ेंगे अपन तो फिर वो माल सारा एक साथ निकलेगा। जी, तो किसान भाई ये पॉइंट जरूर नोट कर लें कि आप अगर बैच में भी केले लगा रहे हैं बड़े फील्ड पे 3 एकड़ 4 एकड़ में, तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको 10 टन के मल्टीपल में केले का उत्पादन हो आपके खेत में। क्योंकि बड़ी गाड़ी आएगी तो 10 टन माल अगर नहीं रहेगा उसके पास में तो वो आपके खेत में आने से मना कर देगा। क्योंकि अगर वो 6 टन 7 टन माल भर के ले आ रहा है और 3 टन माल खाली है, गाड़ी में है ही नहीं, तो उसका किराया उसको महंगा पड़ेगा। तो या तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि आप अपने किसानों का समूह बना लें। समूह सबसे बेस्ट, समूह बना लें। 3 एकड़ कुछ किसान लगा लें, 3 एकड़ में कुछ किसान लगा लें। हाँ। तब उससे क्या कि 3 एकड़ में अगर आपके पास 5 टन केला तैयार है और आपके मित्र के यहाँ 5 टन केला तैयार है तो आप 10 टन की एक गाड़ी बना लो। उसमें आपको जो रेट का वेरिएशन होता है साल भर में वो भी आपको मिल जाएगा। सारे किसानों को प्रॉफिट मिलेगा, सारे किसानों को प्रॉफिट मिलेगा उसमें। अभी हम देखते हैं कि जो रिटेल में जब केला मिलता है वो 100 रुपए के 4 केले 5 केले 6 केले 8 केले, मतलब इतना महंगा केला। और जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखते हैं तो वहाँ तो $1 का एक केला मतलब 90 रुपए का एक केला। तो मतलब इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि इतना महंगा हो जाता है? वो एयरपोर्ट है ना। क्या होता है कि हम लोग लेकर आते हैं, हमारे पास आता है, और नॉर्मल हमसे जो दुकानदार ले जाता है, ठेले वाला ले जाता है, तो इस बीच में इतना खर्चा नहीं है, खर्चा लिमिटेड है। अब फिर हमसे ऑनलाइन कंपनी वालों के पास जाता है, फिर उनके पास इतने वर्कर, इतनी टीम बड़ी, पूरा मैनेजमेंट है कि आने वाले हफ्ते में कितना केला सेल होगा कितना नहीं होगा, उस हिसाब से पूरा मैनेज करते हैं। अब उन लोगों की सब सैलरी कैसे निकालेंगे वो लोग? सही बात। तो वो रेट ही इतना टाइट रखते हैं कि सबका कवर हो जाए, और देना ही पड़ेगा उनको। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे पास से जो माल ठेले वाले के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, जैसे एक पंजा है, वो पूरा पंजा बेच देगा दुकानदार। अब उनके पास शॉर्टिंग होती है, थोड़ा सा भी स्क्रैच है तो वो उस केले को बाहर निकाल देते हैं। मान लो कि 100% जो माल गया है उसमें से उनका 60% ही यूज आया,
कभी कभी 50% ही यूज आता है, 50% वेस्टेज में चला जाता है स्क्रैच के कारण। बिल्कुल। तो उनको रेट टाइट रखना ही पड़ता है, इसलिए वो महंगा बेचते हैं। तो अभी आप जैसे इतने बड़े स्तर पे केले पकाने का काम कर रहे हैं, तो आपके साथ तो एक्सपोर्ट वाले भी लोग जुड़े होंगे जो आपसे कच्चा केला आपसे खरीदते होंगे, या आप खुद एक्सपोर्ट करते होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्सपोर्ट वाले हमसे नहीं जुड़े हैं। एक्सपोर्ट वालों का कांटेक्ट हमसे हुआ भी था, बोले आप हमको दे दो, पर हम लोगों के पास समय की कमी होने के कारण या ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जितना काम है उतना सफिशिएंट है हमारे लिए, तो हमने उसमें हाथ डाला नहीं है। यदि कोई नया व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहता, नया युवा आना चाहता, अभी हम देख रहे हैं कि नए नए लोग जो हैं, जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, युवा जो खासकर हैं, वो चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में आए, यार इस फील्ड में कुछ करना चाहिए हमको, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? काम सभी अच्छे होते हैं, मन लगा के करना हो तो सब सक्सेस है, कोई फेल नहीं होता है, और करना ही चाहिए। हमने भी बहुत कम उम्र में चालू कर दिया था ये, तो हमें भी सक्सेस मिली। करीब करीब 2008 से मैं इस लाइन में हूँ। 2008 से आज 26 तक का समय हमने निकाला और कमाया। जी। अभी हम देखेंगे कि केले कैसे पकाए जाते हैं, गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, चेम्बर में केले कैसे रखे जाते हैं, वो तो हम चेम्बर में चल के अभी जानेंगे ही। पर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताइए कि आपने इन पिछले 15 सालों में क्या चेंजेस आपने देखे हैं, कि पहले केला कौन सा आता था, क्योंकि मैं कुछ 4-5 साल से देख रहा हूँ कि प्रीमियम केला अब इंदौर में भी मिलने लगा है। पहले ये होता था कि प्रीमियम केला दिल्ली हरियाणा यहाँ पे पूरा डोमेस्टिक में सप्लाई हो जाता था, और इससे ज़्यादा जो प्रीमियम केला है वो महाराष्ट्र गुजरात से एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब टॉप क्वालिटी का केला हमारे इंदौर में भी मिलने लगा है। अब आपने जैसे बताया कि इसमें ग्राहकों की परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है, और अच्छा केला खाने की एक वो भी आ रही है, उनके अंदर इच्छा भी आने लगी है कि मैं अच्छा केला खाऊं और प्रीमियम केला खाऊं। तो इसके साथ साथ जैसे अन्य एग्जोटिक फ्रूट्स भी हो गए, उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? हर चीज़ में क्वालिटी मेंटेन होने लगी है। जितने फ्रूट है इंदौर में, कितने फ्रूट ऐसे हैं जो पहले किसी ने देखे नहीं थे, जो कि आज इंदौर में आ रहे हैं और लोग खा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट को तो ड्रैगन फ्रूट भी बाद में आया है। मैं मतलब 1 साल 2 साल में ही मैं इसके संपर्क में आया हूं। एवोकाडो वो है, तो ऐसे बहुत सारे आए हैं, तो लोग खा रहे हैं, लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो लोग अच्छी चीज़ें आ रही है। नहीं तो यही सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में जा रही थी, क्योंकि किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा था। एक्सपोर्ट वालों के पास से जो रेट मिलता था वो इंदौर वालों के पास से नहीं मिलता था। पहले क्वालिटी इसलिए भी मेंटेन नहीं होती थी कि पहले माल लुंगर में आता था और यहाँ पैकिंग होता था। सही बात है। अभी वहीं पैकिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, खाली कैरेट से आते हैं और वहीं बगीचे में पैक होकर डायरेक्ट यहाँ आते हैं। यहाँ कोई उठा पटक होती ही नहीं है, तो माल साफ सुथरा रहता है जी। तो क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग जो है और भी लोग जितने हैं केले फील्ड में, केले लाइन में, ये लोग आगे से और महंगा और अच्छा माल खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट जो जाने लायक माल है वो भी लेकर आते हैं जी, इसलिए क्वालिटी मेंटेन हो रही है, अच्छा खा रहे हैं इंदौर वाले। अभी तक तो हमारी बातचीत से लोगों को लग रहा होगा कि राइपनिंग चेम्बर केवल केले पकाने के लिए यूज होता है, पर राइपनिंग चेम्बर का स्कोप तो बहुत बड़ा है। क्योंकि लोगों को अभी ये लगता है कि अभी जो पकी हुई चीज़ आ रही है, कुछ लोगों को जरूर लगता है कि पकी हुई चीज़ जो आ रही है वो डायरेक्ट फील्ड से आ रही है हमारे पास में, लेकिन उसमें अधिकतर फल ऐसे हैं जो राइपनिंग चेम्बर में पकाए जाते हैं और फिर आप तक पहुंचते हैं। और राइपनिंग चेम्बर की प्रोसेस बिल्कुल सेफ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये अभी हम इनके साथ चेम्बर में चल के देखेंगे। अब हम आ गए हैं सीधे रवि भैया के चेम्बर में। आप देख सकते हैं बिरला फ्रूट्स के नाम से ब्रांडिंग की गई है और रवि भैया का कारोबार है काफी समय से चला रहे हैं। तो हम रवि भैया से खुद से जानना चाहेंगे कि ये केला राइपनिंग जो प्रोसेस होती है, ये गैस से लेकर चेम्बर तक कैसे होती है। तो ठीक है रवि भैया, आप बताइए इसके बारे में। इसकी प्रोसेस जो होती है, कच्चा माल जब कट के आता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। ये एथिलीन गैस है, इससे हम लोग माल पकाते हैं। एक इसमें आता है और एक बड़े सिलेंडर में आता है। आइए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा सिलेंडर लगा होता है, ठीक है, जो कि अभी भरने गया हुआ है, लोड होने गया हुआ है। अभी वो सिलेंडर अपना रिफिल होने के लिए गया है। एक बार एथिलीन रिफिल होके आएगी फिर आप उसको यहाँ पे लगाओगे। उस बीच में हम ये छोटे डब्बे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब तक अपना बड़ा सिलेंडर नहीं है, आप छोटे सिलेंडर से काम चल रहा है। हाँ, ठीक है, में जाके छोड़ देते हैं। जब बड़ा सिलेंडर लगा होता है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है बस। ठीक है,
तो ये इतना सारा जो Automatically- इसमें यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन लगा हुआ है, यहाँ से आप क्या करते हैं? यहाँ से कुछ भी नहीं, केवल स्टार्ट करने का काम है। केवल स्टार्ट, ठीक है, वो सब सेट रहता है वहाँ पे, कितनी गैस जाएगी, कितनी कितनी देर में जाएगी, ठीक है। पूरा उसमें सेट है। इसमें जो 6 पैनल लगे हुए हैं 6 चेम्बरों के लिए लगे हुए हैं। यस, और ये सबकी यहाँ एमसीबी हैं, जिस चेम्बर को चालू करना रहता है ये उसकी एमसीबी ऑन करके ठीक, और अपन यहाँ से स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वो काफी ठंडा लग रहा है, मेरे ख्याल से 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है आपने। मेंटेन करते हैं तो ये- 18 से 21 या 19 से 22 मेंटेन करना ये मैंडेटरी है इसके लिए। तो आप वहां से अपन ने इथिलीन गैस का सिलेंडर लगाया, इथिलीन गैस ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे, नहीं, वहाँ स्टार्ट करा, अब वहाँ स्टार्ट करा। फिर ये बारीक सी आपको ब्लू नली दिख रही होगी, जी, इसके द्वारा गैस अंदर आती है। ये ब्लू नली ये वाली, हाँ, ये फैन के आगे जो ऊपर जब फैन के आगे वो छोटी सी नली दिख रही है, छोटी सी जो वहां से इथिलीन हमारी अंदर आ रही है। अंदर आ रही है, और ये क्या लगा है यहाँ पे? ह्यूमिडिफायर है क्या ये? ह्यूमिडिफायर है। तो आपको यहाँ कितनी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है? इसके लिए 90 से 95% एकदम बेस्ट क्वालिटी माल अच्छा, होता है। अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम ज्यादा होती है तो उससे कोई क्वालिटी में फर्क पड़ता है क्या? हाँ, कम रहती है तो ये जो ब्लैक स्पॉट जो है ये दिखने लग जाते हैं, और ज्यादा हो जाती है तो फंगस की संभावना बढ़ अच्छा, जाती है, तो फंगस आने लगता है। मैं एक चीज समझा हूँ कि अगर आपके पास इथिलीन का सिलेंडर बड़ा वाला नहीं है, जो कि आप वहां से सप्लाई दे रहे हैं, अगर वो नहीं है तो आप इस चीज से भी इथिलीन चेम्बर में छोड़ सकते हैं। तो क्या आपको पूरा? इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, ये पैक है, ठीक है, यहाँ पर वो स्प्रे करने के लिए बटन रहेगा। ठीक है, बस अंदर आएंगे हम लोग, स्प्रे बस एक हल्का हाँ, जो रूम पूरा। फ्रेशनर की तरह जो हाँ, स्प्रे बस। करते हैं, बस वैसा बस स्प्रे आप- करना है आपको। ये पूरा स्प्रे करने के बाद में गेट लॉक करके बाहर हो जाएगी। तो ये बोतल आपकी कितने दिन तक चल जाती है? एक बार में पूरी खत्म, एक बार मतलब पूरी बोतल को आपको यहाँ पे स्प्रे करना है? पूरी पूरी। ठीक है। कभी अभी माल ज्यादा रहता है तो 2 भी लगाना पड़ती है, अच्छा। 3 भी डालना पड़ती है, ठीक है। माल के ऊपर डिपेंड। तो ये चेम्बर में आप कितना माल पका लेते हो? इसमें हम लगभग 900 कैरेट माल पकाने। 900 कैरेट। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक कैरेट में 20 से 22 किलो तक केला रहता है और यहाँ पे 900 कैरेट होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक चेम्बर में जैसे 6 चेम्बर है टोटल इस फैसिलिटी में, और एक चेम्बर में 900 कैरेट आती है और एक कैरेट में 20 किलो केले आते हैं। इतना माल यहाँ पे पकाया जाता है। और ये इथिलीन की बोतल है, ये पूरी गैस इस्तेमाल होती है। और अगर ये बोतल का यूज नहीं कर रहे हैं तो एक इथिलीन का बड़ा सिलेंडर आता है, जो उस पाइप के माध्यम से हम इथिलीन इस कमरे में छोड़ते हैं। रवि भैया, ये माल जो मैं देख रहा हूँ सामने, ये मेरे ख्याल से 4 नंबर कैरेट है ये। 4 नंबर है, सही है। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये कौन सा दिन का माल है? ये लगभग है चौथे दिन का। चौथे दिन का, मतलब पूरा तैयारी है लगभग। तैयार अब ये बाहर दुकानों पर जाने के लिए तैयार है। तैयार है। तो हम देख सकते हैं कि आपके पास पहले दिन माल आता है तो कैसा दिखता है? पहले दिन एकदम रो बनाना रहता है, ग्रीन फुल जी, तो वो दूसरे चेम्बर में है, अच्छा, वहाँ चलना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरे दिन का बनाना या तीसरे दिन का बनाना आप कैरेट में दिखा सके तो? लगभग ये समझ लीजिए, ये तीसरे दिन का ऐसा कलर रहेगा, ठीक है। चौथा दिन का जो है ऐसा रहेगा, और 5वें दिन का और येलो हो जाएगा। आप राइपनिंग चेम्बर का स्कोप बताइए। अगर हम केले को उसमें से हटा दें तो राइपनिंग चेम्बर खाली बनाने में क्या क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, राइपनिंग चेम्बर बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। बोले तो अपना और भी फ्रूट्स पकाए जाते हैं, आम भी पकता है उसमें, पपीता भी पकता है, बहुत अच्छा पकता है, कूलिंग में पकता है, आम भी ठंडा रहता है, तो सारी चीज़ें होती है, पकता है उसमें। और राइपनिंग चेम्बर में पका हुआ फल खाने से कोई समस्या नहीं है जी, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है ही वो। अब जैसे कि राइपनिंग चेम्बर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास में आइसोलेटेड चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिफायर होता है, ह्यूमिडिफायर, और गैस को छोड़ने की व्यवस्था होती है। जैसे केले के लिए हम इथिलीन को यूज करते हैं, बाकी फलों के लिए और कुछ यूज करते होंगे? बाकी फलों के लिए जैसे आम भी हमने पकाया था तो एथिलीन का यूज इथिलीन का यूज किया था। तो पपीता भी एथिलीन से पक जाती है। तो उसमें क्या टेम्परेचर अलग रखना पड़ता है कि जो केले को हम पकाते टेम्परेचर हैं? अलग रखना अच्छा। पड़ता है। आम के लिए थोड़ा सा ज्यादा गर्म रखना पड़ता है, केले के लिए ठंडा रखना पड़ता है, जी, पपीता के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा गर्म रखना पड़ता है। जी। तो इसमें जब आपके पास कोल्ड चेम्बर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि यार मैं आइसक्रीम की भी एजेंसी ले लूं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स की एजेंसी ले लूं जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी है, सब मतलब सप्लाई चेन का मैं पार्ट बन जाऊं? हाँ, बन सकते हैं जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैंने जैसे पहला कहा कि हमारे पास जो काम है वो सफिशिएंट है, इससे आगे हमारे पास समय की कमी हो जाती है। जब थोड़ा मद्दी का टाइम आता है, जैसे ठंड का समय हुआ, उस समय में काम मद्दा रहता है तो दिमाग चलता है कि यार ये भी कर लें, वो भी कर लें, आइसक्रीम वालों से कांटेक्ट कर लें, पर फिर जब सीजन चलता है तो फिर समय नहीं मिलता है। जी। तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा
करते नहीं, बाकी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आइसक्रीम वालों को अपना अपने चेम्बर दे रखे हैं किराए से, लोगों ने जी कर सकते हैं, स्कोप अच्छा है। अभी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में ये प्रॉब्लम आती है व्यापारी की बात कर रहे हैं कि व्यापारी जब माल भरवाता है दलाल से तो छोटा बड़ा माल मिक्स आ जाता है। उसमें किसान फील्ड पे क्या करता है कि किसान लेबर के पीछे पीछे घूमता है, अरे यार आप ये लुंगर भी काट लो, वो लुंगर भी काट लो। तो अब उस समस्या का निराकरण कैसे करें, क्योंकि किसान भी अपनी जगह पे सही है, सही वो है। भी चाहेगा कि यार जो माल उसको दिख रहा है कि तैयार है, पका हुआ है, मतलब इसको अब निकाल देना चाहिए। हो सकता है कुछ समझ नहीं पाता हो जो व्यापारी को समझ में आती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो किसान को समझ में आती है व्यापारी को समझ में नहीं आती है। तो ऐसा हम अधिकतर देखते हैं कि फील्ड में कुछ कुछ लुंगर तैयार है लेकिन उनको फिर भी छोड़ दिया जाता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, जैसे किसान तो चाहेगा कि मेरे बगीचे में जो माल है सारा कट जाए, अगर भाव अच्छा है तो थोड़ा सा पतला भी कटवा लेंगे, पर उसको एक ही कंडीशन में कटवाना चाहिए, सेम जितनी गोलाई है उतना ही कटवाना चाहिए। थोड़े से झाड़ है तो पहले छोटी गाड़ी लगा के उसको साफ कर दो, फिर एक साथ आ जाएगा पूरा। अब रही बात वो जो कुछ पुराने झाड़ छूटे हुए रहते हैं, व्यापारी कौन से झाड़ छोड़ता है, जिसकी लेंथ कम हो, नहीं चल पाएगा, वो पहले उन लोगों की बात हो जाती है कि भैया ये छोटी आटी का झाड़ बोलते हैं उसको, कि ये वाला हम नहीं काटेंगे, वो छोड़ कर चला जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आता है तो वही झाड़ वापस और गोल हो जाता है, तो उस बीच में उसको सुपर मीडियम माल में या कम ज़्यादा भाव में किसान को कटवा देना चाहिए। अब किसान की इच्छा ये रहती है कि ये भी उसमें चला जाए, फिर वो व्यापारी नहीं ले जाता है, नहीं ले जाता और है। फिर नुकसान हो जाता है ज़्यादा, जी तो उसको बेचने में फ़ायदा है। हाँ, ये बात भी है कि जब मार्केट में तेजी होती है तब तो गिरा हुआ माल भी व्यापारी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मार्केट में जब थोड़ी सी मंदी चल रही है तो माल बिल्कुल सिलेक्टेड ही लेता है वो कि यार मेरे को ऐसा माल ही चाहिए। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। जब तेजी रहती है तो क्या होता है, मार्केट में माल नहीं है। जी अब माल नहीं है तो कस्टमर भी ज़्यादा नाटक नहीं करेगा। जो दुकान पे अगर हम लोग लेने जाएं, जी हम 2 दुकान 3 दुकान घूम लिए और अपने को केला मिला नहीं, फिर एक दुकान पे गए वहाँ मिला, फिर अपन क्या करेंगे, उसके पास भी मान लो एग्जाम्पल कि एक ही पंजा रखा है और वो भी वही वाला है, कौन सा, जो नहीं काटते थे, नहीं काटते। वो जो अभी काट लाए तेजी के समय में। बिल्कुल। तो हमें आवश्यकता है, दे दे भैया, वहाँ बिक गया, किसका बिक गया, दुकानदार का। दुकानदार अपने पास आएगा, वहाँ भी नाटक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बिक रहा है, सेल है तो सब बिक जाएगा। मतलब एंड यूजर के पास में अगर डिमांड है तो सब बिकेगा, तो फिर सब बिक जाएगा। और अगर मद्दी है तो हर दुकान पे, हर ठेले पे केला ही केला है, केला ही मिलेगा। हम लोग खरीदने जाएंगे खुद भी तो वो उसमें से अच्छा छाटेंगे, भैया ये नहीं ये वाला दो। जी रवि भाई, एक बहुत कॉमन सवाल है जो सब पूछते हैं कि आखिर राइपनिंग चेम्बर की जरूरत ही क्यों पड़ गई, कि अगर फील्ड पे पौधा लगाए, आम लगाए, केला लगाए, जो भी लगाए, वहाँ पे पकेगा और गाड़ी में उसको रखेंगे, लोड करेंगे, रिटेल पे लाएंगे और आप तक पहुँचा देंगे। तो अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है कि राइपनिंग चेम्बर नाम की कोई चीज़ होती भी है, तो ये क्यों होती है, जरूरत क्या पड़ी इसकी? इसके बिना सब अधूरा है। जी डायरेक्ट पकी हुई चीज कोई भी अपन पेड़ से तोड़ के वहीं तो खा सकते हैं, पर वहां से यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल ले लो कि केला पेड़ पे पका हुआ खाना है, और मतलब लोग चाहते हैं कि बिना किसी केमिकल, बिना किसी गैस, कार्बाइड, इन सब चीज़ों से पकी हुई, उनके बिना पका हुआ हमें मिले, पर ऐसा संभव नहीं है। वहाँ से यहाँ तक लाएंगे, जब उसको ट्रक में भर कर लाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो यहाँ तक आते आते तो उसका जूस निकल जाएगा, और एक ट्रक में थोड़ा सा माल तो ला नहीं सकते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही बात है। जो 60 रुपये दर्जन अभी मिल रहा है वो 600 रुपये दर्जन हो जाएगा। बिल्कुल सही। खाए नहीं पाएंगे। तो वो राइपनिंग चेम्बर द्वारा पकाना बहुत जरूरी है। मतलब आम हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, कोई भी चीज बगीचे से पकी हुई कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। ये सब जो कहने वाले हैं वो बहुत कुछ भी बोल देते हैं। मतलब अभी हम इंदौर में बैठे हुए हैं और केले का बगीचे यहाँ से मात्र 100-150 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमको राइपनिंग चेम्बर की जरूरत ही पड़ेगी उनको पका के खाने के लिए, पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ से पका हुआ केला फिर भी नहीं ला सकते, इतने पास होने के बावजूद नहीं ला सकते, क्योंकि जूस ही निकल जाएगा ना उसका, और कम क्वांटिटी में लाएंगे तो फिर उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो ये क्या सभी फलों के साथ होता है क्या? सभी फलों के साथ होता है, सभी कच्चा ही आता है और यहीं पका के बेचा जाता है,
वो सब कहने की बात है कि हम पेड़ से तोड़ के लाए हैं, वो अफवाहें हैं। कोई नहीं लाता पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट पका हुआ माल। जी। अभी हर किसान, हर केले का किसान ये चाहता है कि यार मेरा केला एक्सपोर्ट हो जाए, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं या उसको उन चीजों का अनुभव नहीं है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं है, कुछ अभी नए नए आए हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर उनको खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, जैसे बैग लगाना हुआ। और फूल तोड़ने वाली तो प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई नहीं है अपने क्षेत्र में, तोड़ना चाहिए। मैं आपके जब पिछली बार गया था और अभी फिर अपन चल के देखेंगे, उसमें भी आप बता रहे थे कि अभी भी कुछ ऐसे पंजे आते हैं फील्ड से जिसमें फूल अभी भी लगे हुए हैं। तो मैं किसानों को एक बात बता दूं कि आप केले के फूल बिल्कुल टाइम पे निकाल लें, और आपको कौन से टाइम पे निकालना है आप हमारा चैनल पर जाके रील में देख भी सकते हैं, जिसमें हमारे ग्रोसीफाई के मेंबर है संतोष लछेटा दी, वो समझा रहे हैं कि फूल को निकालने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। नुकसान तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप उसको फूल को टाइम पे निकाल लेते हो तो उसका एडवांटेज व्यापारी को मिलेगा, और व्यापारी को एडवांटेज मिलेगा तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी कि आप अच्छे केले के उत्पादक हो। रवि भाई, मैं आपसे व्यापारी जाएगा उनके पास कि भैया उस बगीचे का माल जब तक खत्म ना हो तब तक मेरे ही पास आना चाहिए, लगे तो 50 पैसे और बढ़ा देना, 1 रुपया बढ़ा देना। मेरे साथ भी ये वाक्य हो चुका है कि व्यापारी ने एक बार माल काटा पहली बार, कुछ टाइम बाद उसकी क्या चेंबर में बात हुई है, क्या चेंबर के व्यापारी ने उसको बुलाया, वो बोलता है कि यार पूरा बगीचा बुक कर देता हूँ, हम ही काटेंगे शुरू से लेके अंत तक। तो ये फार्मर की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं फील्ड में, वो उसको यही काम देती हैं, एक भरोसा देती है। तेजी हो या मद्दी हो, पहले माल आपका कटेगा जी, उस किसान का ही कटेगा जिसका माल साफ सुथरा है, अच्छा है। मतलब अगर आप एक किसान हो तो आप क्वालिटी मेंटेन करने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा उठाना पड़ता है, लेकिन वो खर्चा भी आपका बराबर हो जाएगा जब तेजी रहेगी। बस एक बैग लगा देंगे तो वो मेरे को लगता है बहुत सारा खर्चा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बैग से सारे कवर हो जाएगा, पूरा धूल मिट्टी से बच जाएगा, स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, फूल अगर तोड़ दिए तो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जैसे जब कोई सा बगीचा शॉर्टलिस्ट करते हैं कि यार मेरे को ये बगीचा चाहिए, तो आपको तो जो दलाल है या किसान है वो लुंगर की फ़ोटो खींच के भेजता है, आप जैसे मंगाते हो कि यार मेरे को 10-15 फ़ोटो फील्ड से मंगा के दे देना है, फिर आप उसमें क्या देखते हो, मतलब आप उसमें क्या आपको समझ में आता है कि यार मेरे को ये बगीचा काटना है और उसको ये रेट ऑफर कर दो? हम एक तो लेंथ देखते हैं, उसकी लेंथ क्या है, फिर वो अभी काटने लायक है कि नहीं, गोल हो चुका है कि नहीं, ये पतला है, ओवरलोड भी हो गया, अगर ओवर ज्यादा गोल भी हो गया तो फिर हम भी हाथ नहीं डालेंगे उसमें। ठीक है ना। दूसरा सफाई देखते हैं, जूम कर करके देखते हैं कि यार इसमें सफाई है कि बारीक बारीक स्क्रैच, स्पॉट, ये टिपकियां जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिस्टेक रहता है तो फिर हम लोग नहीं काटते उसको। जैसे किसान भाइयों को लगता है कि यार केला तो बिल्कुल हरा है, उसमें कोई दाग धब्बे, बिल्कुल स्पॉटलेस केला बनाया है हमने, लेकिन अभी हम चेंबर में चल के यही जानेंगे कि जो दाग धब्बे और खरोच के स्क्रैच के निशान हमें कच्चे केले में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब चेंबर में वही केला पकता है तो सब स्पॉट्स विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, और फिर जो हमारा जो एंड यूजर है, जो हमारा ग्राहक है, जो केले खरीदता है, वो फिर ऐसा केला लेने से मना कर देता है या फिर दूसरा केला प्रेफर करता है अगर उसके पास ऑप्शन है। तो हमारा दर्शकों को भी सवाल रहता होगा कि केले में जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले कट आते हैं, या अलग अलग तमाम की अलग चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो क्यों होती है? तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये कट वगैरह जो काला पड़ रहा है केला क्यों पड़ रहा है? ये कट तो जो है, जो माल लोड होके आता है ना गाड़ी में, इस कैरेट के ऊपर एक और दूसरा कैरेट रखते हैं। ठीक है, तो ये कैरेट से अगर बाहर रहता है तो इस पर स्क्रैच आ जाता है, ये वो हो गया। और दूसरा ये जो बारीक बारीक स्क्रैच दिख रहे हैं जी, ये जो केले का फूल होते हैं जी, ये जो किसान नहीं तोड़ते समय से पहले जी, जो मैंने कहीं वीडियो में देखा, जो एक्सपोर्ट वाले वीडियोस जो आते हैं उसमें देखा मैंने कि जब फूल निकलता और इस साइज में केला हो जाता, पतला पतला रहता और उसके फूल तोड़ दिए जाते हैं, तो ये अपने यहाँ के किसान ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये करना चाहिए उनको, इस वजह से गर्मी के टाइम में कांटे की तरह हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं फूल। तो ये एकदम मतलब ऐसे लग के जो है यहाँ पे फूल ये स्क्रैच बना देता है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों के लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सीधे चेंबर में खड़े हैं जहाँ आपका माल आ रहा है, और हम चेंबर ओनर से ही पूछ रहे हैं कि आपको क्या परेशानी आती है। तो इनका यही कहना है कि जो खेत से जो माल आता है उसमें जो फूल लगा रहता है केले में, उसकी वजह से ऐसे स्क्रैच पड़ जाते हैं।
जो कच्चे केले में नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन केला पकने के बाद जरूर आपको नजर आते हैं। तो इसी के बेसिस पे ओनर डिसाइड करता है कि उसको माल कहाँ से खरीदना है। तो अब उनका यही कहना है सभी किसानों को कि जो भी फूल रहते हैं या फुल टाइम पे निकाल लें। अगर आप ये फुल टाइम पे निकाल लेंगे इसके, तो आपको इस तरीके के दाग धब्बे इसमें नहीं दिखेंगे और प्योर येलो केला दिखेगा। तो आप इसके अलावा और क्या चीज़ें देखते हैं? बस यही चीजें हैं कि साफ सफाई ज्यादा अच्छी हो, फार्मर का बिहेवियर भी अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ फार्मर पीछे ही लगे रहते हैं मजदूरों के, ये भी काटना ही पड़ेगा, वो भी काटना ही पड़ेगा। तो व्यापारी काट तो लेता है एक बार, मैंने खुद व्यापारियों को बात करते हुए सुना है, बोले यार अभी काट लो, अगली बार नहीं जाएंगे। व्यापारी मना कभी नहीं करेगा आपको कि यार मैं आपके यहाँ अगली बार आऊंगा नहीं, क्योंकि उसको पता है काम पड़ सकता है। पर वो कोशिश यही करेगा, जब मद्दी आएगी ना तब आपको उसका एहसास होगा कि यार मैं बार बार फोन लगा रहा हूँ और ये आ नहीं रहा है, और आपको पता नहीं कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो वे बिहेवियर भी अच्छा रखो मजदूरों के साथ में सब, और प्रेम से बात करो भैया कि ये झाड़ क्यों नहीं चल रहा है, चल सकता है तो काट लो यार, उसको नहीं चल रहा है तो सुपर मीडियम का है अगर, तो सुपर मीडियम वाली गाड़ी बुला के कटवा। नहीं, हमारे पॉडकास्ट रखने का मेन उद्देश्य यही है कि हम बीच की कड़ी बन जाएं, हाँ, किसान की और व्यापारी की। क्योंकि व्यापारी भी किसान की पीड़ा समझे और किसान भी व्यापारी की पीड़ा समझे कि वो क्यों मना करता है बंच काटने से। क्योंकि वो बंच अगर उसके कोई काम का ही नहीं है तो वो पैसा उस चीज का क्यों देगा? वो काट भी लेगा व्यापारी। हम लोग तो व्यापारी से लेते हैं, किसान से लेते नहीं है। व्यापारी अगर वहां से काट भी लेगा, उसकी गाड़ी जब हमारे पास आएगी ना, और अगर पूरी गाड़ी में 10 झाड़ 15 झाड़ 20 झाड़ अगर गलत डाल दिए तो फिर वो पूरी गाड़ी फेल हो जाएगी। अभी जैसे मंदी का दौर चल रहा है केले में, जब हमें पॉडकास्ट हम जब बना रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं। अभी जैसे गल्फ में लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट टोटली बंद हो चुका है। अब हालत ये है कि प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी का केला खेत पे लगा हुआ है और उसको काटने वाला कोई नहीं है। काट रहे हैं लोग, काटने ऐसा तो है नहीं कट नहीं रहा है, पर आगे पीछे कट रहा है। मतलब किसी का देर से कट रहा है, किसी का पहले कट रहा है। वो वैसा क्रेज रहेगा नहीं ना, क्योंकि डिमांड नहीं है। आगे जाता है तो फिर यहाँ भी रेट उस हिसाब से रेट भी बढ़ता है। अभी रेट भी डाउन इसीलिए है। तो आप केले का रेट, जब भी आप फील्ड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, आप एक रेट ऑफर करते हैं, तो क्या आप बोर्ड रेट को देख के रेट देते हैं या आपको लगता है कि नहीं मैं इतने का माल बेच दूंगा, उसके हिसाब से आप रेट ऑफर करते हैं? बोर्ड रेट भी देखा जाता है और हमारा मार्केट भी देखा जाता है। बोर्ड रेट है एग्जाम्पल की 2000, अब 2000 के भाव से हम माल लाएंगे और हमको दिख रहा है कि यहाँ मार्केट में नहीं बिकेगा, तो फिर हम ऑफर करेंगे भैया 18 में करवा दो, 17 में करवा दो। व्यापारी बोलेगा नहीं 20 से कम नहीं आएगा 2000 के भाव से। फिर अगर नहीं बोल रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, दूसरे व्यापारी को पकड़ेंगे। किसी न किसी के पास तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर थोड़े दिन बाद जब मार्केट अच्छा टाइट हो जाएगा फिर वापस परचेस करने लगेंगे फिर 2000 के भाव से जी। तो मार्केट के हिसाब से हम लोग माल खरीदते हैं। बोर्ड का रेट भी उसमें मायने रखता है, पर सबसे पहले मार्केट। अब बोर्ड का रेट भी, अब जैसे क्या होता है कि बोर्ड का रेट हमारा बुरहानपुर में सेट होता है। अब किसान केला उत्पादन कर रहा है बड़वानी में, लेकिन उसको बोर्ड रेट फॉलो करना है बुरहानपुर का, करना ही है। इस पूरे बेल्ट में बोर्ड रेट हम बुरहानपुर का ही फॉलो करते हैं। तो क्या आपको लगता है कभी कभी इसकी बोर्ड रेट 19-20 रुपए, और लेकिन हम बड़वानी से केला खरीद रहे हैं 25-26 रुपए में? क्या कभी ऐसा हुआ है? होता है। वही तेजी का मार्केट है। तेजी के मार्केट में, तेजी में कई बार बोर्ड रेट 20 रुपए चल रहा है और 22-23 रुपए में लोग खरीदते हैं। जो एक्सपोर्ट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा है, वो ऊपर रेट में ही लेते हैं। और अगर इंदौर के लिए भी माल नहीं है मार्केट में, खेतों में, तो इंदौर वाले भी महंगा खरीदेंगे। मार्केट के ऊपर ही सारा खेल है जी। तो बोर्ड रेट से ऊपर भी जाता है माल और नीचे भी जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे किसान की और व्यापारी की। हाँ। अब हम बात करते हैं दलाल की, ब्रोकर की, जो गाड़ी भरवाता है। अब जैसे जब एक्सपोर्ट के जब टीम आती है, जब एक्सपोर्ट हम केला करते हैं तो एक्सपोर्ट की जब टीम आती है तो वो चेक करती है कि केले के पौधे में पत्ते कितने हैं। पत्तों के हिसाब से वो तय करती है। फिर एक केले का सैंपलिंग में रहती है, उसको काट के देखती है कि इसमें चिलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। तो आप ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करते हो कि उसकी गुणवत्ता ये होनी चाहिए? ब्रोकर को भी मालूम है चिलिंग कैसे देखना है, गुणवत्ता देखना, उसको भी पूरा नॉलेज है। पूरा नॉलेज है। हाँ, उसको पता है। उसके बाद हर तरह का कस्टमर है,
व्यापारी है, जैसे हम हुए और भी हुआ, कोई हल्का माल बेचने वाला भी रहता है उनके पास, कोई अच्छा माल बेचने वाला भी रहता है। तो आपको अगर हल्का लग रहा है तो वो हल्के बगीचे में आपकी गाड़ी लगा देंगे, और अच्छा लग रहा है तो अच्छे बगीचे में लगा देंगे दूसरे व्यापारी। अब जो भी ब्रोकर है, अब उसके पास तो हर तरीके के ग्राहक मौजूद हर हैं। तरीके के ग्राहक है। राइपनिंग चेम्बर वाले व्यापारी भी मौजूद हैं, हाँ या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो केले का पाउडर बनाती हैं, या फिर कच्चा केला जो जो चिप्स में यूज होता है। हाँ, वैसे लोग भी उनसे जुड़े हैं। तो यदि कोई एज ए ब्रोकर काम स्टार्ट करना चाहता है तो पूरे पहले उसको पूरी कड़ियाँ बनानी पड़ेंगी कड़ी बन कि मैं किन किन को माल बेच सकता हूँ अपना। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अभी जब उपवास का सीजन आता है तो केले के चिप्स बहुत यूज होते हैं। बहुत यूज होते हैं। उस उनको भी सब एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा जी कि जो दलाल है वो आपको केला दिलवा सके, आगे आपको सेल करना है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ के ही चलती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसमें दलाल का क्या फायदा होता है? आप तो जैसे जो रेट तय करते हो, मान लीजिए कि ये किसान को मैं 15 रुपए दूंगा, अब व्यापारी दलाल जो रहता है वही बोलता है किसान को कि आपको 15 रुपए का रेट मिलेगा, तो वो गाड़ी भरने का आपसे पैसा लेता है या फिर आपसे अलग से कमीशन लेता है? अलग से कमीशन लेता है। कमीशन चार्ज करता है अलग से। क्या कमीशन मिल जाता होगा उसको? कमीशन थोड़ा नॉमिनली रहता है कि पिकअप है तो 1000 रुपए चार्ज जोड़ लेते हैं, ठीक है। बड़ी गाड़ी है तो 1500 2000 जोड़ लेते हैं, ठीक है। गाड़ी के हिसाब से। जितनी बड़ी गाड़ी, जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा थोड़ा कमीशन। उसमें उसका डीजल पेट्रोल लेबर सबका खर्चा आ जाता है? नहीं, लेबर का अलग, लेबर का पैसा कमीशन अलग देते हो? हाँ, लेबर का अलग हम लोग देते हैं। ठीक है। और डंडा जो रहता है, डंडा जितने परसेंट भी जब जहाँ जहाँ लग रहा है उसका अलग से हम देते हैं। ठीक है। अभी आपने जैसे एक बात बताई कि जब केले के लुंगर को लेबर लेके आता है गाड़ी तक, और जहाँ पे उसका बंच को कैरेट में डाल के उसकी लोडिंग होती है, लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई कोई सी गाड़ियों में लूज माल भी जमता है। जब लूज माल जमाते हैं तो क्या उसमें स्क्रैच की प्रॉब्लम नहीं आती है? उसमें स्क्रैच की प्रॉब्लम आती है, पर वो लूज माल कहाँ जाता है, यहाँ से काफी दूर है। ठीक है। सामने वाले का स्टेशन, और जैसे यहाँ से पंजाब जाती है अधिकतर लूज गाड़ियाँ, तो वहाँ पर सभी व्यापारियों का लूज माल जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर सफाई वाला तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ, एक व्यापारी ज्यादा सफाई दे रहा है, क्वालिटी वाला माल दे रहा है, और बाकी ये लूज में ले जा रहे हैं, स्क्रैच वाला माल बेच रहे हैं, तो उनका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ सभी लूज ही ले जा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत स्क्रैच है तो वहाँ सबको चल रहा है, तो सबका बिक रहा है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अगर 50% व्यापारी डायरेक्ट जंगल से पैकिंग करके ले जाने लगेंगे तो उन 50% जो व्यापारियों का है काम अच्छा चलेगा, और जो पंजे में लोडिंग करवा रहे हैं उनका नहीं चलेगा। फिर वो लोग भी कैरेट में लोडिंग करवाने लगेंगे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग लूज ले जा रहे हैं। जी। अभी हमने रैपनिंग चेम्बर की बात तो कर ली कि रैपनिंग चेम्बर सेट कर सकते हैं, तो अब लेकिन हमने ये बात नहीं करी कि इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपके रैपनिंग चेम्बर में देखा कि आपके पास में 6 चेम्बर बने हुए हैं, आपके पास खुद की गाड़ियां हैं, और आपके पास हजारों मात्रा में कैरेट है। हाँ। तो ये क्या जरूरी है रैपनिंग चेम्बर चलाने के लिए? बहुत जरूरी है। सिर्फ रैपनिंग चेम्बर डालने से काम चलेगा नहीं, कैरेट्स भी चाहिए, फिर आपके स्टाफ के लिए ऑफिस भी चाहिए, और सारी जो जो चीज़ें लगना है, गैस चाहिए, और अपना कैरेटे तो है ही है, सब चीज़ें जरूरी है जी। और फिर फंड। मैंने आपका देखा कि चेम्बर 24/7 चलता ही रहता है। क्योंकि कुछ ऐसे शहर जो आसपास मौजूद हैं जहाँ चेम्बर नहीं है, वो भी आपसे ही माल खरीदने आते हैं। हाँ, जाता है आसपास, कोई से भी टाइम पे आ जाओ। हाँ। तो किसी को अगर केला खरीदना भी है, पका हुआ केला, तो वो मंडी में ना जाते हुए आपसे केला क्यों खरीदे? मंडी में ना जाते हुए हमसे इसलिए केला खरीदेगा कि जो मंडी में सब प्रकार का माल आता है, हल्का भी आता है, अच्छा भी आता है। अच्छा माल भी हम लोगों से, चेम्बर वालों से लोग ले जाके वहाँ मंडी में भी सेल करते हैं। तो जो हमसे एग्जाम्पल 450 की कैरेट ले गया, तो सीधी सी बात है, उसको 10 रुपये भाड़ा लगाए, 10 रुपये और अदर खर्चा लगाए, मजदूरों की मजदूरी देना, ये वो, मंडी में अंदर जाएगा, और तो वो सीधी सी बात है 450 की कैरेट जो है 500 रुपये में बेचेगा, और हमसे लेगा तो हम 450 में देंगे, इसलिए आदमी हमसे लेता है आके। तो अभी जैसे रवि भाई ने बताया कि 450 रुपये कैरेट, तो मैं आपको बता दूं कि एक कैरेट में 20 किलो केला आता है, पका हुआ 20 से 22 किलो, और 450 रुपये कैरेट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको 1 किलो 20-22 रुपये का पड़ रहा है। हाँ, 20 से 25 रुपये के बीच में प्रति किलो का केला पड़ रहा है। और अगर हम दर्जन के हिसाब से देखें तो एक दर्जन में मान लो 1.5 किलो केला आता है। साइज के ऊपर है, पर हम एवरेज मान के चलते हैं कि 1.5 किलो केला आता है।
तो 30 से 35 रुपए दर्जन में केला आपको चेम्बर में मिल जाएगा। पर बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी इस बिजनेस से जुड़ी हुई है। ठेले वाले हो गए, मंडी वाले हो गए, रिटेल वाले हो गए, उनका भी अपना कमीशन बनता है। तो ये केला आप तक पहुँचते पहुँचते अच्छी क्वालिटी का केला 60-70 रुपए का हो जाता है। लेकिन चेम्बर में ये 30-35 रुपए 40 रुपए किलो तक में दर्जन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और किलो के हिसाब से 20 से 25 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा आराम से। तो यदि आपके यहाँ बड़ा कोई आयोजन है, पूजा पाठ करी है आपने, या कोई दूसरा महोत्सव है, या कोई घर में शादी वगैरह का प्रोग्राम है, तो अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में केला चाहिए तो आप डायरेक्ट चेम्बर वाले से भी संपर्क कर सकते हैं। चेम्बर में जो व्यापारी है वो तो आप डिपॉजिट लेते हैं कैरेट का, कि खाली कैरेट का डिपॉजिट करना पड़ेगा जी, और माल का आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा और कैरेट का डिपॉजिट देना पड़ेगा, और डिपॉजिट आपको जब वापस मिल जाएगा जब आप कैरेट सामने वाले की रिटर्न कर दोगे। हाँ, बराबर है। अब इसमें मैंने आपसे जब एक बार बात करी थी तो आपने बताया था कि यार हम तो हर साल 11,000 से 1,200 कैरेट बनवाते हैं वो मार्केट में गुम हो जाती है जी, किसी दुकानदार के पास से गुम हो जाती है। फिर कुछ लोग ऐसे फ्रॉड भी है मार्केट में कि आपका माल भी लिया, कैरेट भी लिया, गायब हो गए, इंदौर छोड़ के ही चले गए, फिर आप क्या करोगे? तो हर साल कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, तो इस कारण से हमको नई कैरेट हर साल बनवानी पड़ती है, कुछ भी कर लो। कुछ किसानों की ये परेशानी रहती है कि यार वो हरियाणा से या पंजाब से कोई व्यापारी आया था, उसने पहली गाड़ी जब भरी हमारे यहाँ से तो कांटे पे पेमेंट कर दिया और बोला कि आपके यहाँ 3 गाड़ी और भरूंगा। फिर 3 गाड़ी और भर के ले गया पर पेमेंट आज तक नहीं आया। तो किसानों को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किसको माल दे रहे हैं। जैसे रवि भाई को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ और ये बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन आदमी है। मेरे से भी इनने खूब केला खरीदा है और मेरा पेमेंट तो कहीं नहीं गया है। तो आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं अगर आप केले के किसान हैं, और अगर आप केले की गाड़ी भरना सीख गए हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इनसे संपर्क करें डायरेक्टली, इनको अपने माल की फ़ोटो भेजें और डायरेक्ट रेट तय करें। आपका पेमेंट भी सुनिश्चित हो जाएगा, कहीं जाना नहीं है, और आप चाहें तो इनको विजिट भी कर सकते हैं। तो रवि भाई मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने बिरला फ्रूट्स का नंबर एक बार हमारे किसानों को बता दें। बिरला फ्रूट्स का नंबर है 9009561548। इस नंबर पे कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, अपने माल की फ़ोटो भेजिए, रेट की जानकारी लीजिए और संपर्क कर लिए। अभी जैसे जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और जहाँ पे केले का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ, तो हमको वहाँ पे चेम्बर क्यों नहीं दिखते हैं? चेम्बर हमेशा ऐसी जगह ही क्यों मौजूद होते हैं जो कृषि प्रधान क्षेत्र से 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पे? उसका कारण है, अगर वहाँ पर चेम्बर बना लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल खेत में बना लिया और वो सिटी से 100-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपने माल पका लिया, अब आपके कस्टमर कहाँ है? सिटी में आप डेली अप डाउन कर नहीं पाओगे और डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में रह नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ बनाना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वहाँ से अगर पका माल सिटी ले आए और मान लो कि 50% माल बिक गया, 50% बच गया, अब 50% को रिटर्न कैसे ले जाओगे? पका हुआ माल है, रिटर्न ले जाओगे खराब होगा, फिर आपको यहाँ घाटे में बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि खत्म करके जाना। और अगर यहाँ चेम्बर रहेगा सिटी में तो आपका माल नहीं बिका है, 25% बच गया है, 50% बच गया है, वापस लाके अपने चेम्बर में रख दिया, तो यहाँ खराब नहीं होगा। इस कारण से सिटी में ही होना चाहिए। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, ये हर बिजनेस की तरह डिमांड एंड सप्लाई का बिजनेस है। तो जो जहाँ ज्यादा सप्लाई है वहां पे चेम्बर बनाने का कोई यूज नहीं है। चेम्बर आप वहां बनाइए जहाँ ज्यादा डिमांड है, जहाँ कस्टमर की ज्यादा बाइंग पावर है। अगर एक जगह अगर खरीदार आया है, एंड कस्टमर आया है आपके पास में जो 40 रुपए दर्जन का केला खरीद रहा है, और एक जगह जहाँ कस्टमर आपको 70 रुपए दर्जन में केला खरीदना चाहता है, तो आप चेम्बर वहां बनाइए जहाँ 70 रुपए में आपका केला बिके, पका हुआ केला, ना कि 40 रुपए बिके। हाँ, क्योंकि उसी में आपके सभी खर्चे कवर भी होंगे। खर्चे भी कवर हो जाएंगे, फिर भी प्रॉफिट मिलना है जी। और यहाँ आप मार्केट में बैठे हो, किस तरह की क्वालिटी का और दूसरी जगहों पर माल आ रहा है वो भी आपको दिखेगा। आप वहाँ बैठे रहोगे, कुछ नहीं दिखेगा, आप अपनी क्वालिटी को बेस्ट समझोगे, यहाँ आके माल फेल हो जाएगा। तो मार्केट में रहेंगे तो सीधी सी बात है, नॉलेज भी बढ़ेगा। बिल्कुल, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस तरह का माल अपन बगीचे से काट के लाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपके चैम्बर में जब विजिट भी किया था लास्ट टाइम, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे युवा भी आपसे जुड़े हुए हैं
जो अपना खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, वो आपसे पका हुआ केला खरीदते हैं हाँ। और उसकी सॉर्टिंग करके क्विक कॉमर्स वालों को बेचते हैं। क्विक कॉमर्स में जैसे जेप्टो आ गया, इंस्टामार्ट आ गया, ऐसे क्विक कॉमर्स कंपनियों को माल बेच रहे हैं। हाँ, कंपनी तो को माल तो क्या वो प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपने सवाल किया था कि जो महंगा मिल रहा है माल ऑनलाइन, तो वो उन लोगों को दे रहे हैं, तो वो उनसे अच्छे रेट में माल खरीदते हैं। ये जी। लोग हमसे पका हुआ खरीद लेते हैं, फिर वो आगे और हाई रेट में बेचते हैं। तो आप मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप डायरेक्ट क्विक कॉमर्स वालों को माल बेच दें? है, दे सकते हैं। लेकिन वही आपने जैसा बताया कि आपके पास खुद ही अपना बिजनेस है, संभालने के लिए आप कितने कितने बिजनेस में सब पड़ेंगे। कुछ तो नहीं कर सकते ना सही अपन। बात है, अगर सारा अपन ही कर लेंगे तो नए युवा क्या करेंगे? बिल्कुल। सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब एक केला का जो बगीचा है, वो केले का बगीचा इतने लोगों को रोजगार हाँ, और इतने लोगों को व्यापार दे सकता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कोई सीमा नहीं है। वहां से बगीचे से स्टार्ट हुआ तो पहले तो किसान बोनी करता है, जब मजदूरों को रोजगार मिला, उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, फिर माल जब तैयार होता है, उस बीच में साल भर में कितने मजदूरों के घर चलते हैं, फिर किसान को पेमेंट मिलता है, उनका प्रॉफिट होता है। फिर वहां से जब माल काटते हैं दूसरे मजदूर, उनका प्रॉफिट होता है। वहां से गाड़ी वाला यहाँ तक लेकर आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गाड़ी वाला, ड्राइवर, कंडक्टर, गाड़ी मालिक, इनको प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल। फिर वहां से हमारे पास आता है, हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रही है उनका घर चल रहा है। तो उसके बाद फिर हमसे जो आदमी रिटेलर लेकर जा रहा है और जो दुकानदार को दे रहा है, वो बीच में उसका घर चल रहा है। फिर दुकानदार या ठेले वाला जो भी हुआ उसका घर चल रहा है। उसके बाद में जाके कस्टमर के पास जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि यार बगीचे में तो इतना सस्ता है, यहाँ इतना महंगा क्यों है? तो उस बीच में कितने लोगों का घर चल रहा है। मतलब एक केले का बगीचा है, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, बहुत सारे लोगों का पेट भर रहा है। इसलिए केले का रेट बगीचे में कम होता है और रिटेल में आते आते तक महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस कड़ी को पूरा करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। केवल एक व्यक्ति उस कड़ी को पूरी नहीं कर सकता। रवि भाई, कुछ कुछ कस्टमर का ये भी सवाल आता है कि यार ये केले में बहुत ज्यादा पीला लग रहा है, कोई कलर किया हुआ है इस पे, ये ऐसा तो नहीं है केमिकल से पका हुआ है? ऐसा नहीं है, कभी भी कोई केमिकल से कलर आता नहीं है। केमिकल से पकाया जाता था, है ना, उससे कलर आता था। पर जैसे बहुत सारे मैंने कहीं कहीं वीडियो देखे हैं कि कोई बोलता है केमिकल में आज डुबाया और कल पीला हो गया। ये सब फेक है, ऐसा कोई केमिकल नहीं आता, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। ठीक है। अगर कोई हो तो मुझसे मिले आके, मुझे बताए एक दिन में उसमें कलर ला के दे, मैं कच्चा दूंगा और वो केमिकल जो भी उसके पास है उसमें डुबाए और अगले दिन पीला करके दिखाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। केला बाकायदा 4 से 5 दिन लगता है पकने में और प्रॉपर कलर उसी से आता है। 5 से 6 दिन हुआ ज़्यादा पीला हो जाता है, और लेट हुआ तो फिर हल्की हल्की बुनकियाँ आने लगती है। तो ज़्यादा पीला होना मतलब वो नहीं है कि केमिकल वाला है, और लगभग केमिकल वाला बंद हो चुका है। कहीं भी केमिकल से अब माल पकता नहीं है। तो अभी रवि भाई हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में चेम्बर भी बहुत नए नए खुल रहे हैं और जल्दी जल्दी बंद भी हो रहे हैं। तो आपके अनुभव के हिसाब से आपका क्या कहना है कि क्यों बंद हो रहे हैं चेम्बर जल्दी जल्दी? वो बंद उन लोगों के हो रहे हैं जो पुराने लोग चल रहे हैं, उनको देखा अरे यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और आए कैरेटे खरीद लिया, माल मंगवा लिया और बस माल पक के तैयार है, ग्राहक है नहीं, तो फिर बंद ही होना है। उसके लिए नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले कस्टमर बनाओ, कस्टमर के पास जाओ, पहले पका हुआ माल रेडीमेड खरीदो और बेचो। थोड़ा सा सेल करते जाएंगे, ग्राहकी बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ेगा, आपकी सेल इतनी हो जाए कि आप एक पिकअप या एक आइसर बेच सकते हो, तब जाके आप स्टोर डालो। ना कि स्टार्टिंग में स्टोर डाल दिया, कैरेटे बनवा ली और काम चालू। मतलब पहले आप साल 2 साल बिल्कुल हाँ, आप पका हुआ माल चेम्बर से खरीदो और उसको बेचो। पहले धंधे की बारीकियां समझो, फिर उसके बाद ही चेम्बर अपना खोलो। हाँ, अगर आपको सब चीज समझ में आती है तो। हमारी जर्नी में भी यही है, हमने नीचे से स्टार्ट किया। मैं खुद ऑटो चलाता था, माल खरीद के सेल करता था। पहले कस्टमरों से संबंध अच्छे बनाए, कस्टमर हो गए मेरे उस लायक कि नहीं यार मैं अब कच्चा माल खरीद के पका सकता हूँ।
फिर मैंने वो भी कम क्वांटिटी में लाया, पका के सेल करा। धीरे 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 कस्टमर जुड़ते गए, बिल्कुल। क्वांटिटी बढ़ते गई और काम बड़ा हो गया। तो रवि भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे यदि कोई चेम्बर बनाना चाहता है तो किसको संपर्क करे, कौन सी कंपनी का चेम्बर अच्छा होता है? चेम्बर सबसे ज्यादा अभी बेस्ट तो चल रहा है ब्लू स्टार। जी। हमारे यहाँ भी ब्लू स्टार कंपनी की मशीनें लगी है और हमने तो वही यूज करी है। बाकी कंपनियां भी अच्छी होगी पर हमने ब्लू स्टार यूज करा है। तो मिनिमम कितने चेम्बर बनाना पड़ते हैं? मिनिमम 5। 5 चेम्बर। और एक चेम्बर का क्या साइज होता है? वो अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ठीक है। कितना माल सेल करना है। कोई एक पिकअप बेचने का चाहता है तो छोटे चेम्बर बनाएगा। ठीक है। 2 पिकअप बेचना है या आइसर बेचना है, 10 टन माल बेचना, उस हिसाब से कैपेसिटी अपनी जितनी हो ठीक है। उतनी कैपेसिटी का चेम्बर बनवा लो अपन। तो क्या एक कॉस्ट लेके चल सकते हैं? अगर मान लीजिए कि किसी के पास जमीन भी नहीं है और जगह भी किराए पे लेता है और उस पर चेम्बर बनाता है, तो क्या कॉस्ट पड़ जाएगा उसको? पहले तो आपको जगह किराए से लेना पड़ेगी, जो भी किराया हो उसका 50-60 हजार, 80 हजार, 30 हजार, जितना बड़ा आपको बनाना हो, जितनी बड़ी जगह लेना हो आपको। उसके बाद चेम्बर की कॉस्ट तो एक हमारा जो अनुमान है, हमारे पास जो चेम्बर है 14 बाय 21 का एक चेम्बर है। ठीक है। 6 चेम्बर अगर बनाने जाते हैं तो करीब करीब 40 लाख से 45 लाख के बीच में। और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी अवेलेबल है? गवर्नमेंट सब्सिडी है 35% उसमें। ठीक है। हाँ। और इसमें अपना जो बिजली का सप्लाई है ये कितने किलोवाट का लगता है? हम लोगों को लगा है 33 किलोवाट। ठीक है। और जो छोटे चेम्बर रहेंगे तो उसके लिए कम सिंगल फेस की मशीनें भी रहती है, 3 फेस की भी रहती है। जितना पावर चाहिए उतना लोड ले लेंगे अपन। अब जैसे इसको केले को अपन को राइपनिंग करने के लिए हम इथिलीन का यूज करते हैं, तो कभी आपको इथिलीन का शॉर्टेज तो फेस नहीं करना पड़ता? नहीं, कोई हमेशा उपलब्ध रहती है? हमेशा उपलब्ध रहती है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? अगर इथिलीन की जगह कोई और गैस यूज करना चाहे तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जो है? सबके पास इथिलीन ही, कंपनियां अलग अलग है जी। ब्लू स्टार नाम से भी शायद गैस है। ठीक है। सब अलग अलग है, बाकी कभी कमी है ही नहीं है गैस में जी। हर समय अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना। रवि भाई, मैंने एक चीज देखी है कि जब एक केला फील्ड में जब कटता है तो उसको दराते से काट के पंजे को जब लूंगर से अलग करते हैं, दराते का इस्तेमाल करते हैं और करेट में जमाते हैं। उसके पहले इसको धोया जाता है अच्छे से। तो कौन सा पानी होता है? शैम्पू का पानी होता है? किस चीज का पानी होता है? उसमें फिटकरी डाली जाती है। ठीक है। और शैम्पू भी। ठीक है। उससे क्या होता है, फिटकरी जो होती है, जो साल भर धूल उड़ रही है और अपना केले के ऊपर लग रही है, तो वो फिटकरी से दूर हो जाती है और शैम्पू से थोड़ी शाइनिंग आ जाती है माल। ठीक है। बस यही कारण है, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। उसमें जैसे कुछ लोग कार्बनिज्म वगैरह का भी यूज करते हैं ताकि उसमें फंगस ना लगे जो केले का कट रहता है। वो सब एक्सपोर्ट वाले, एक्सपोर्ट बड़ी कंपनी। डोमेस्टिक में इतना नहीं करता। ठीक है। डोमेस्टिक में सिर्फ माल धोया फिटकरी शैम्पू के पानी से और पैकिंग कर ली। कुछ हमारे ग्राहक जो रहते हैं, थोड़ा सा भी केले में कट का निशान रहता है, हाँ, उसको भी खा जाते हैं, मतलब वो केला रिजेक्ट नहीं करता। तो एक कस्टमर लेवल पे भी आपको केला रिजेक्ट करना चाहिए, तो कौन सा केला रिजेक्ट करना चाहिए? जो छिलके के ऊपर बारीक स्क्रैच है, जो अंदर तक नहीं गया है, उसको तो खा सकते हैं अपन। और जो पूरा कट लगा हुआ है और वो पक कर आया है, तो हर चीज उसके अंदर तक गई है, तो मेरे हिसाब से कट लगा हुआ केला नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपके पास में ऐसा केला आ रहा है जिसपे रोड डीप कट लगा हुआ है, जो अंदर केले तक गया, तो वो केले को आप रिजेक्ट कर दो, उसको खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब केले को लूंगर से अलग कर रहे हो तो एक प्रकार का आप प्लांट में जख्म दे रहे हो। हाँ, जख्म दे रहे हो, इंजरी दे रहे हो। आप जब भी देखो, इंसानों को भी कभी इंजरी होती है तो सबसे पहले मक्खियां आ जाती हैं उस पर, ठीक है। उसी तरीके से केले के बंच में क्या होता है, फंगस लगना चालू हो जाती है। तो उस पर फंगस ना लगे इसलिए उसको कार्बनिज्म के पानी में भी धोया जाता है, ताकि उस एरिया पे फंगस ना लगे और केला एंड कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते सुरक्षित रहे। पर कभी कभी क्या होता है, किसी केले में डीप कट लगा हुआ रहता है, तो ये संभावना होती है कि वो पानी अंदर भी जा चुका है। तो वो हमारे कस्टमर केला खाने वाले सेफ रहें, इसलिए उनको एक छोटी सी हिदायत है कि वो केला निकाल के अलग कर दें, उसको ना खाएं, फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें, किसी को सेवन ना करने दें उसका। हाँ, कट लगा हुआ केला नहीं। हालांकि केला अपने आप में एक बहुत सुरक्षित फ्रूट है, वो पूरा अंदर पैक है, बाकायदा आप छिलका उतारो, पूरा अंदर से
सुरक्षित ही निकलेगा। तो सबसे बेस्ट आइटम है केला, जिसको ना भी धोया जाए तो खा तो अपन अंदर की चीज रहे, बिल्कुल धोएंगे तो ऊपर से धुलेगा वो। बिल्कुल। तो सबसे सुरक्षित फ्रूट केला ही है। तो ये थे हमारे रवि भैया, जिनसे बात करके और चीज़ों को समझ के हमने ये जाना कि केला कई लोगों को रोजगार दे रहा है और बहुत सारे व्यापारियों को, किसानों को जोड़ के रखा हुआ है। तो हमारा, मैंने जैसे पहले भी बोला कि इस पॉडकास्ट करने का मेन मकसद यही था कि हम किसानों और व्यापारियों के बीच की कड़ी बन जाएं, क्योंकि किसान भी वो चीज़ को फॉलो करें जो व्यापारी चाहता है और व्यापारी भी किसान का दर्द समझे जब केला नहीं बिकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम वो मैसेज दे पाए हैं सभी को। और अगर इस पॉडकास्ट पे आप सवाल पूछते हैं, किसान हो या व्यापारी, आप सवाल पूछते हैं और आपको लगता है कि हमको एक और पॉडकास्ट लाना चाहिए आपके सवालों के ऊपर, आपके सवालों पे आधारित, तो हम बिल्कुल वो भी लाएंगे। रवि भैया भी इसके लिए तैयार हैं और हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। तो हम रवि भैया को अब धन्यवाद देना चाहेंगे और अलविदा कहना चाहेंगे। ठीक है रवि भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पॉडकास्ट पे हमें बुलाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।